अगर जो बहुविकल्पीय प्रश्न जो भी बना रहे हैं, जैसे आप लोग बना रहे हैं, आप लोग फुल्ली कॉम्पिटेंट हैं, आप लोग ये भी जानते हैं कि जो प्रश्न है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। आप लोग धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप लोग प्रश्न अपना बनाते जाएंगे, आपके जो प्रश्नों की जो क्वालिटी होगी वो इंप्रूव होती जाएगी। अभी हम लोग मैकेनिकल प्रश्न बना रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग अंडरस्टैंडिंग के प्रश्न बनाएंगे, हम लोग एनालाइजिंग के प्रश्न बनाएंगे, हम लोग इवैल्यूएशन के स्तर के प्रश्न बनाने लगेंगे। और ये जो प्रश्न जैसे जैसे हमारे आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे कि बच्चों के आकलन के जो परिणाम होंगे वो और अच्छे होते जाएंगे, और इनडायरेक्टली आपकी क्लास की जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इंप्रूव होती चली जाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ है इस प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्नों का। दूसरा, इसके जो इसको जब हम एडमिनिस्टर करते हैं, इसमें बहुत कम टाइम लगता है हम लोगों को। आसानी से कम समय में हम अधिक जो प्रश्नों को हम कवर कर सकते हैं, अधिक बड़ी ऑडियंस को हम लोग कवर कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि वस्तुनिष्ठता होती है इसके अंदर में, ऑब्जेक्टिविटी है, सब्जेक्टिविटी नहीं है। यहाँ पर टीचर का अपना जो एक कहना चाहिए कोई मान्यताएं हैं, वो इसके इवैल्यूएशन के समय, इसकी चेकिंग के समय जो है वो बीच में नहीं आती है। अगर बच्चे ने उसमें सही उत्तर दिया है, लिखा है, तो बच्चे को उसमें मार्क्स मिलते हैं। और अगर नहीं है, गलत उसने किया है, तो उसको नंबर नहीं मिलते हैं। तो यहां पर टीचर का जो एक बायसनेस अगर होती है, तो वो बायसनेस जो है वो इसके मूल्यांकन के समय में नहीं आती है, आड़े नहीं आती है। और इससे बच्चों को एक जो बेनिफिट होता है, देखिए आप ये जानते हैं कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शायद लिखने में कठिनाई होती है। वो बोल सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन लिखते समय उनको दिक्कत होती है। ऐसे बच्चों को, खासकर ऐसे बच्चों के आकलन के लिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, और उनको उनकी जो क्षमताओं के आकलन के लिए बड़े अच्छे उपकरण के रूप में ये काम करते हैं। एक जो बात जो सबसे महत्वपूर्ण है इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए, ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, ये संज्ञानात्मक स्तर, अलग अलग संज्ञानात्मक स्तर पे बनाए जा सकते हैं। देखिए यही हम लोग बात कर रहे हैं कल से, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की हम लोगों ने बात की है, ये हम लोग अलग अलग शैक्षिक जो हमारे स्तर हैं, संज्ञानात्मक स्तर हैं, ये हमारे स्तर हैं 6 अलग अलग। तो हर स्तर पे हम लोग जो हैं, ये जो प्रश्न जो बनाए जा सकते हैं हम लोगों के। तो बच्चा अगर कोई याद करके कोई चीज को कर रहा है, उसकी हमको अगर स्मरण शक्ति को टेस्ट करना है, तो भी हम लोग उस पे काम कर सकते हैं। हम बच्चे के कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं या एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, हम उस प्रकार के भी जो हैं प्रश्न जो हैं इसमें बना सकते हैं। तो हर स्तर पे प्रश्न बना सकते हैं, हर स्तर के जो स्तर की जो बच्चों की जांच है वो कर सकते हैं। ठीक। साथ ही साथ इसमें कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां भी होती हैं, या जिसको कहें कि इसके कुछ हानि भी हो सकती हैं। किस प्रकार की हानि या किस प्रकार की परेशानी है? उच्च स्तर के प्रश्न बनाना चुनौतीपूर्ण होता है इसमें। आप देखेंगे अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपको मैकेनिकल स्तर के प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंडरस्टैंडिंग के इस प्रश्न भी आप बना लेंगे, एनालिसिस के भी प्रश्न धीरे धीरे आप बनाने लगेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चलेंगे, आपको अगर क्रिएशन करना है, आपको अगर कोई इवेल्युएट करना है, उस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए आपको काफी सोचना पड़ेगा, आपको काफी सिचुएशंस को एनालिसिस करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप एक बढ़िया सा जो है उस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ पर जो अ, आपके जो जब हम लोग फ्री रिस्पांस क्वेश्चन में जिस प्रकार से बच्चे को सोच करके लिखने की जो एक जरूरत होती है, उस प्रकार के जो कौशल होते हैं उनका यहाँ पर हम लोग उसकी क्षमता का परीक्षण नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर ये जो है एक इसकी कमी है, जहां पर बच्चे को अपने ज्ञान
को सोच करके, उसको व्यवस्थित करके उसको लिखना है, डिटेल बनाना है, उसकी सीक्वेंसिंग करनी है, उसको ये पता है कि मुझे किस प्रकार से मौलिकता यूज़ करनी है अपने लिखावट में, वो सारी चीज़ें हमारे एमसीक्यू के अंदर में मिसिंग होती हैं। तो ये इन बातों को थोड़ा-सा ध्यान में रखते हुए हम लोगों को जब हम लोग बात करेंगे अपने एमसीक्यूज़ को बनाने के लिए, तो ये जो लाभ और हानि है, इन सबको हमको ध्यान में रखना होगा। सर बात क्लियर हो पा रही है सर? हेलो? हाँ संजय जी, आपकी आवाज आ रही है हमें। हाँ, बाकी साथी लोगों को कोई अगर बात करनी हो, कुछ पूछना हो, तो काफ़ी मतलब आप लोग भी कुछ कह सकते हैं अपनी बात। अभी जो हम लोगों ने बात की है, उस देवेंद्र जी, आप कुछ बोल रहे थे या सुदर्शन जी? हाँ सर, सही चल रहा है जो आप बता रहे थे, बस उसको बड़े गौर से सुन रहे हैं कि हाँ क्वेश्चन को कैसे बनाना चाहिए और कैसे चलिए। उसमें वो छिपा रहता है सारा। ठीक है सर, चलिए, ठीक है। अब ये जो स्लाइड हम लोग देखने वाले हैं सर, इस स्लाइड को थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे प्रश्नों के निर्माण के लिए, कि जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उसके निर्माण में किन-किन बातों का हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, ये थोड़ा-सा हम लोग देखेंगे सर। जब भी हम लोग कोई प्रश्न बनाएँगे सर, तो जो सर आवाज चली गई। हाँ, मुझे भी नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है संजय जी की आवाज एकदम नहीं आ रही है। मैं एक बार उन्हें फोन करती हूँ, एक सेकंड। जी। संजय जी बस जुड़ रहे हैं वापस। उनका शायद कुछ नेटवर्क में इशू है, वो वापस एक बार जो छोड़ के जुड़ रहे हैं। तब तक एक बार जस्ट चर्चा कर लेते कि आज आप लोगों को क्या यूजफुल लगा अभी तक, और कौन सी चीजें जिसपे आप मतलब आगे बढ़ते हुए भी और समय भी बिताना चाहेंगे। अगर एक एक करके हम शेयर करना चाहें जब तक संजय जी वापस जुड़ते हैं। मिस आज की क्लास में जो मैकेनिकल को लेकर जो चर्चा की, क्वेश्चंस हमने ज्यादा लिए। हेलो? हाँ देवेंद्र जी, हाँ बिल्कुल अभी तक आवाज हम आ रही लोग है। क्या समझते थे मिस की जो है ना, जो क्वेश्चंस फॉर्म करे हम जो है ना एप्लीकेशन में जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग में जा रहे हैं, जबकि आज के जो क्वेश्चंस को देख के लगा कि हम लोग बहुत गलत थे। अभी हम मतलब मैकेनिकल क्वेश्चंस को लेने के बाद भी समझते थे कि वो अंडरस्टैंडिंग है और एप्लीकेशन क्वेश्चंस हैं। तो ये डाउट जो है सिर्फ मैकेनिकल तक हमने अच्छी चर्चा की तो हमारे बहुत हद तक डाउट्स क्लियर हो गए हैं। तो ये बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि आज हमको काफी अच्छा नॉलेज गेन हुआ है। और इसमें देवेंद्र जी मैं ये कहूंगी ना, मतलब ये आपके साथ ही नहीं है, हम सबके साथ होता है। जैसे मैं भी अगर प्रश्न जब बनाती हूँ तो मुझे जी, लगता है मैंने कुछ बनाया है, पर जब कोई और उसको देखता है, और वो कोई भी, हम में से कोई भी हो सकता है, इसलिए हम सब एक छोटी हमारी एक टीम बनी है इसमें, है ना। तो वो जी। आपको सामने वाला, जैसे आप कोई भी प्रश्न आ रहा था उसमें आप में से एक बोला था नहीं ये शायद मैकेनिकल है, नहीं ये शायद अंडरस्टैंडिंग है। तो जब दो लोगों की चर्चा होती है तब जाके उस क्वेश्चन की क्वालिटी आगे बढ़ती है और बेहतर होती है। जी। अच्छा, मैं एक एक डाउट और क्रिएट हुआ है मेरे माइंड में बिल्कुल बताइए। कि जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, हम लोग हाँ क्या डायरेक्ट जो है ना स्टूडेंट से जुड़े हुए लोग हैं, हाँ
तो यदि हम डिस्ट्रैक्टर ऐसा डाल देंगे, जैसे अभी बात हो रही थी कि वो 65 है और 40 है, दोनों को ऐड कर लिया, हाँ, तो 105 बना। हाँ, यदि हमने ऑप्शन ए में 105 कर दिया और सपोज कोई स्टूडेंट जो है ना डिस्ट्रैक्ट हो ही रहा है, हाँ, और वो डिस्ट्रैक्ट होने से उसका 105 आंसर मिलेगा और वो ए ऑप्शन में ही लिखा हुआ है, हाँ। तो वो बड़ा खुश हो जाएगा, उसे लगेगा कि मैंने सही कैलकुलेट किया, वो आगे के ऑप्शंस में जाएगा ही। पर देवेंद्र जी, इसका मतलब ये भी हुआ ना कि कहीं न कहीं वो बच्चे की जो समझ है उस कॉन्सेप्ट की, वो जी, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उसको सही हिसाब से सॉल्व नहीं कर रहा है। तो अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है, तो इसका मतलब जी, ये कि हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करना है। हमें उसे मतलब वो जी, जिस तरह से वो कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, उसकी समझ जी। पे और ध्यान देना है। तो इसीलिए मिस हम लोग अभी तक क्या करते थे कि हम लोग जैसे सोच रहे हैं कि वो डिस्ट्रैक्ट होगा, तो ऐसा आंसर ही ना डालें कि वो डिस्ट्रैक्शन होने के बाद उससे मैच हो। यदि वो मैच नहीं होगा तो वो आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारा सोच है। देवेंद्र जी, वैसे में आप ये सोचिए कल के दिन जब वो बच्चा ऐसा कुछ देखेगा जहाँ पे वो डिस्ट्रैक्टर उसको आ गया, तो उसके तो मतलब उस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग उतनी क्लियर है ही नहीं ना। नहीं, नहीं, अगर वो बिल्कुल वही तो बोल मतलब रहा हूँ। दूसरी चीज को चूज करे, तो इनफैक्ट अब जो ज्यादा गलतियां बच्चे करते हैं, हम वैसे डिस्ट्रैक्टर रखें, तो हमें समझ में आएगा कि अंडरस्टैंडिंग कितनी समझ उसकी एकदम क्लियर है। हाँ, उसका कॉन्सेप्ट का अच्छा कमांड बनेगा। हाँ, कितना समझ रहा है। देवेंद्र जी, मुझे लग रहा है आपकी माइक में कुछ है। मुझे आवाज ना वापस वो धुंधली सी आ रही है। हम जो डिस्ट्रक्टर दे रहे हैं, वो हमारी टेक्निक को यूज करने लायक बने कि हम ये कर जा सकता था बच्चा हमारा, और ऐसी विधि जिसको पढ़ा दे ताकि ये उसको हल कर पाए। डिस्ट्रक्टर हम ऐसे यूज कर लें उसमें। मैं समझ नहीं पाया आप क्या कह रहे हो, आप थोड़ा और समझाओ मुझे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी तेज जी। संजय जी वापस आ गए हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो साथियों, ये जो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर कि जो हमारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उसकी कठिनाई को प्रभावित जो करने वाले जो कारक हैं वो क्या हो सकते हैं। ये 4 या 5 कुछ कारक हैं, एक एक टेबल बन के आएगा आपके सामने में, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे सर। तो पहला जो बहुविकल्पीय जो प्रश्न है सर, आप ये देखिए कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, उसमें एक सही उत्तर वाला जो है वो प्रश्न होता है सर। हम लोग नॉर्मली इसी फॉर्मेट का उपयोग करते हैं। लेकिन ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं जिसमें एक से अधिक सही उत्तर हो। ठीक है सर। वो थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा सा कठिन स्तर पे हो जाता है बच्चे का। और अगर उस प्रश्न में कोई नकारात्मक शब्द आता है, जैसे कई बार हम लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं ना कि निम्न में से कौन सा विकल्प इस त्रिभुज का गुण नहीं है, ऐसा कई बार हम लोग प्रश्न पूछते हैं, नहीं है हम लोग को। तो मतलब यह है कि बच्चे को जो गुण पता है उसके अलावा कुछ उसको वहां पर ढूंढना है। सर कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है सर, म्यूट कर लें प्लीज। हाँ ठीक है सर, ओके। तो उस प्रकार का जो निगेटिव अगर शब्द रहता है, तो बच्चे को वहां पर थोड़ा सा जो है बच्चे के स्तर से वो थोड़ा सा जो है वो कठिन या मध्यम स्तर पे जो है वो प्रश्न हो जाता है। और इसी तरीके से जो जो कठिन है वो भी और आगे के स्तर, जैसे अभी 2 सही उत्तर हैं और उसमें जो प्रश्न जो दिया गया है उसमें नकारात्मक शब्द है या नकारात्मक किसी प्रकार का संबोधन है, तो वो ये जो दोनों जो कैटेगरीज हैं, मध्यम और कठिन, वो इस तरीके से जो है वहां पर आ जाती हैं जहां पर एक से अधिक सही उत्तर हैं और नकारात्मक शब्दों का जो उपयोग हो रहा है, उससे थोड़ा सा बच्चों को प्रश्न जो है वो कठिन लगता है। तो फिलहाल हम लोग का जो फोकस है वो बहुविकल्पीय एक सही उत्तर वाले प्रश्न पे है। लेकिन इसके जो आगे के जो हमारे डायमेंशंस हैं
उन डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए हम मध्यम और कठिन स्तर के प्रश्नों का निर्माण भी जो है वो हम लोग करते हैं या करेंगे। दूसरे डायमेंशंस क्या है? जैसे पहला है इसमें विषय की समझ। अगर बच्चे प्रश्न में जो संदर्भ उपयोग किया गया है वो बच्चे के लिए एकदम परिचित है, उसको लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल मेरे हर दिन मेरे साथ ये घटना होती है या मैं इससे बिल्कुल परिचित हूं, तो प्रश्न उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आती है, वो प्रश्न उसके लिए सरल हो जाता है। लेकिन जो संदर्भ है वो बच्चे के आसपास के परिवेश से या बच्चे के जाने पहचाने परिवेश से या आसपास की चीजों से बिल्कुल अलग है या उससे वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, तो प्रश्न जो होता है वो बच्चे के लिए थोड़ा सा कठिन या मध्यम स्तर का बन जाता है, क्योंकि बच्चा जो है अपनी जो जानी पहचानी चीजों से उस प्रश्न को जोड़ नहीं पाता संदर्भ को, और प्रश्न को समझने में उसको थोड़ी सी दिक्कत होने लगती है। जब प्रश्न को समझने में दिक्कत होगी तो उसको हल करने में थोड़ी सी और दिक्कत जो है वो उसको उसका सामना करना पड़ेगा। तो संदर्भ जो है वो भी महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अब जब संदर्भ यहाँ पर जब बच्चा संदर्भ की बात जब आ रही है तो संदर्भ को हमेशा बच्चा अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ता है। बच्चे के लिए संदर्भ अगर परिचित है, इसका मतलब यह है कि उसका उस संदर्भ से कोई अनुभव जुड़ा हुआ है, और अनुभव अगर जुड़ा हुआ है। जी सर। सर वो स्क्रीन पर वो जो आप शीट शेयर कर रहे थे वो नजर नहीं आ रही, सिर्फ वॉइस है, यदि वो भी साथ में नजर आ जाए सर। अभी स्क्रीन नहीं नजर आ रही सर? नहीं नहीं संजय जी। नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी। अभी नहीं, अभी भी नहीं है ये। नहीं आ रही है? अरे ये क्या हो, अभी तक बढ़िया चल रहा था, अब ये जी जी, वो साथ में सर स्क्रीन नजर आती है और आपकी वॉइस आती रहती है, काफी अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है सर वो। नहीं नहीं बिल्कुल सर, वो तो वही कर रहे हैं सर, लेकिन मुझे मैं एक बार फिर से उसको फिर से शेयर करता हूं सर। जी जी सर। फिर से आप नहीं देखें। तो मैं कर दूंगी संजय जी। हाँ एक मिनट, मैं एक बार कोशिश कर लेता हूं, या तो कुछ नेटवर्क के कारण दिक्कत हुई है अभी। अभी तो जब से आप सर दिख रहे? रीज्वाइन हुए ना तब से नहीं आई वो स्क्रीन। ओके ओके, तो अभी दिख रही है क्या सर स्क्रीन? नहीं सर। अभी भी नहीं दिख रही? ओहो, तो मेरे को लगता है स्तुति आप एक बार अगर शेयर करके हाँ, मैं देखें कर तो। देती हूँ, आप मुझे स्लाइड नंबर बता दीजिए। 41 देख लीजिए, 41 से। एक मिनट में मैं लगा रही अब आ चुका है, अभी दिखने लगा है। हाँ हाँ संजय जी। हाँ, सबको दिख रहा है? हेलो? जी सर, दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, ओके ओके। तो एक्चुअली मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आप अपने कंप्यूटर पे खोल लीजिए संजय जी, मैंने हाँ, स्लाइड मैं नंबर वही 41 लगाया है। ओके, तो अभी वो एक्चुअली बहुविकल्पीय बनाने की प्रक्रिया, प्रश्न बनाने की प्रक्रिया। वो स्लाइड शो मोड पे आपने रखा है क्या उसको? हाँ। ओके, तो उसमें आप अभी देख पा रहे होंगे, पहला बॉक्स अगर आ जाए उसमें सरल, मध्यम, कठिन, हाँ संज्ञात। सरल मध्यम, ओके। हाँ, तो संज्ञानात्मक। नहीं, प्रश्न का प्रारूप बहुविकल्पी, सरल 1 नंबर, मध्यम 2, कठिन 3। हाँ जी, हाँ।
उसमें जी सर, ये दिख रहा है बॉक्स में तीनों। हाँ, तो जो अभी अपन बात कर रहे थे सर कि अगर हम लोग नॉर्मली एक सही उत्तर वाले प्रश्न की बात करते हैं सर हम लोग, है ना, तो वो हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई नकारात्मक प्रश्न, नकारात्मक शब्द का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग ये प्रश्न बनाते हैं कि ये इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है, या इसमें से कौन सा गुण एक चतुर्भुज का गुण नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न हम लोग बनाते हैं जो कि बच्चों के लिए थोड़े से कठिन स्तर पे हम लोग कह सकते हैं, वो कठिन हो जाते हैं बच्चों के लिए, जहां पर कुछ नकारात्मक शब्द आते हैं। दूसरा, जब विषय की समझ की बात हो रही है कि जो प्रश्न का जो विषय है उसके संदर्भ से बच्चा कितना परिचित है। अगर वो जो संदर्भ है वो बच्चे के लिए एकदम चिर परिचित है, बहुत अच्छे से वो जानता है, तो बच्चे को उस प्रश्न को समझने में दिक्कत नहीं होती है और उसको हल करने में भी मदद मिलती है। लेकिन प्रश्न के जो विषय का संदर्भ जो है, अगर वो बच्चा नहीं समझ पा रहा है या वो बिल्कुल ही उससे अपरिचित है, तो प्रश्न को समझने में बच्चों को दिक्कत आएगी, जिसका असर जो है उसके हल करने पर भी उसको दिखेगा, उसको हल करने में भी समस्या आएगी। और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो संदर्भ जो होता है वो सीधा सीधा बच्चे के अनुभव से जुड़ता है। बच्चे के अनुभव में अगर कोई विषय है तो इसका मतलब यह है कि उसके वो पूर्व ज्ञान से जुड़ी हुई बात है। और अगर बच्चे के पूर्व ज्ञान से जुड़े हुई संदर्भ अगर प्रश्न में दिया गया है तो बच्चे के लिए वो प्रश्न सरल हो जाता है, वो कठिन नहीं होता, बच्चे को समझने में आसानी होती है। और अगर वो बिल्कुल ही ऐसी किसी अनुभव के लिए आपने बच्चों के साथ में ऐसा प्रश्न दे दिया जो बच्चे के संदर्भ से जुड़ा हुआ नहीं है, या उसके कहीं भी उसके पूर्व ज्ञान को नहीं वो टच कर पा रहा है, तो बच्चे के लिए वो प्रश्न जो है वो कठिन स्तर का हो जाए, वो सरल स्तर का नहीं होगा या मध्यम स्तर का भी नहीं होगा। तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा प्रश्न बनाते समय ये ध्यान देने की जरूरत होगी कि बच्चे जो हैं उनके संदर्भों को हमको समझना होगा, बच्चों के पूर्व ज्ञान की जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए, और उसके आधार पर हम लोगों को प्रश्न बनाना चाहिए, जिससे कि बच्चों को प्रश्न को समझने में मदद मिले और साथ में उसको हल करने में जो है उसको मदद मिले। बाकी जो कंसेप्ट आपको पूछने हैं, कंसेप्ट किस अवधारणा को आपको टेस्ट करना है, वो तो आप जो है अपने प्रश्न के अंदर देंगे ही देंगे, लेकिन उस प्रश्न, उस अवधारणा के लिए जो संदर्भ है वो बच्चे के लिए जाना पहचाना होने से बच्चे को प्रश्न हल करने में मदद मिलती है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर आ जाते हैं हम लोग। उदाहरण वाला स्लाइड संजय जी। नहीं, वो जो संज्ञानात्मक मांग जिसमें लिखा हुआ है वो हम उसी पे ही थे, वो स्लाइड अच्छा 42 था। ओके ओके, तो 42 पे अभी जैसे संज्ञानात्मक मांग की जो बात हम लोग कर रहे हैं कि अभी अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, आप लोगों के जो प्रश्नों के ऊपर हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की कि जो संज्ञानात्मक मांग है वो किस प्रकार की है। आपने देखा अभी जो प्रश्न, जितने भी हम लोग प्रश्नों के ऊपर हम लोगों ने बात की, वो हमारे मैकेनिकल स्तर के या मैकेनिकल प्रकार के हम लोगों ने प्रश्नों के ऊपर बात की। उसपे ज्यादातर प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोगों को स्मरण पर आधारित हमारे जो है वो प्रश्न हल हो जाते हैं। तो उसके लिए वो जो प्रश्न है एक तरीके से थोड़े से आसान हो जाते हैं ये प्रश्न, लेकिन जो समझ या अनुप्रयोग आधारित जो प्रश्न होते हैं, जो ब्लूम का जो हमारा दूसरा या तीसरा नंबर का जो स्तर है, वहां पर उस पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो थोड़े मध्यम स्तर के होंगे। सर थोड़ा सा अपना वो माइक को म्यूट कर लीजिए देवेंद्र सर, माइक म्यूट कर लें सर प्लीज। म्यूट है सर? पता नहीं वो एक आपका म्यूट नहीं है, शायद आप ही का। अभी अब आवाज नहीं आ रही सर, अभी आवाज आ रही थी, ठीक है। तो अब ये जो तीसरा जो हमारा
जो कठिन प्रकार के जो प्रश्न जिसको हम कह रहे हैं, उसमें जो ब्लूम का जो हमारा विश्लेषण, मूल्यांकन और जो सृजन का जो स्तर है, ये हमारे कठिन प्रश्नों के अंदर में आते हैं। इसको हल करने के लिए बच्चों को स्मरण से ऊपर उठकर अपनी अवधारणा की समझ के अनुप्रयोग को करना होता है, उनका विश्लेषण करना होता है, मूल्यांकन करना होता है और कई बार नए ज्ञान का सृजन करते हुए उन प्रश्नों को हल करने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो संज्ञानात्मक मांग जो है, जिसके ऊपर हम लोगों ने अभी डिटेल में चर्चा की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और प्रश्नों को बनाते समय हम लोगों को ये देखना होगा कि जब हम एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं, देखिए आप लोगों को भी ये बताया जाता है कि इतने प्रतिशत प्रश्न जो हैं वो सरल होने चाहिए, इतने प्रतिशत प्रश्न मध्यम दर्जे के और इतने प्रतिशत कठिन होने चाहिए। तो जब भी हम लोग कोई प्रश्नों का एक समूह बनाते हैं या प्रश्नों को बनाते हैं, तो सभी प्रकार के प्रश्न उसमें शामिल होते हैं। तो अब जब हम लोग सभी प्रकार के प्रश्नों को शामिल करने की बात करेंगे, तो सरल, मध्यम और कठिन को जब हम लोग हमारे सामने में जब ये शब्द आएंगे, तो अब हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि सरल का मतलब क्या है। हमको मैकेनिकल टाइप के प्रश्न बना देने हैं, उसमें हमको उतने मार्क्स के मैकेनिकल प्रश्न बनाने हैं। मध्यम स्तर की जब बात आएगी तो हमको लगता है कि नहीं भाई, हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो प्रश्न हैं वो हमारे मध्यम स्तर के हैं, और जो कठिन है वो हमारे एप्लीकेशन लेवल के प्रश्न हैं। तो अब ये जब प्रश्नों का निर्माण करेंगे, तब आपको ये जो आपका जो इंसाइट अब आपको मिल रही है, इस इंसाइट से आप लोग जो है अब प्रश्न बनाने का जो है काम यहां पर कर पाएंगे। इस सरल, मध्यम और कठिन का अर्थ सिर्फ कैलकुलेशन के कठिनाई की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कैलकुलेशन कम है, यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा है, तो वो सरल और कठिन हुआ। अभी आपको जो शैक्षिक स्तर है या जो क्षमताओं का जो स्तर है, शैक्षिक उद्देश्यों का जो स्तर है, उसके आधार पर सरल, मध्यम और कठिन प्रकार के प्रश्नों को आपको डिजाइन करना होगा। स्मरण, समझ और बाकी जो हमारे 4 स्तर हैं, वो हमारे एप्लीकेशन के जो 4 स्तर हैं वो कठिन के अंदर चले जाते हैं। तो ये इस प्रकार से प्रश्नों का जब डिजाइन होगा, तो बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग का सही स्वरूप आपके सामने में आएगा और बच्चे का सही मूल्यांकन जो है वो आप उस पर कर पाएंगे। ठीक है। और तीसरा ये थोड़ा सा कहना चाहिए, जो लास्ट में जो दिया गया है, गलत विकल्पों को कम करना। ये बच्चे लोग कई बार इस प्रकार के तर्क लगाते हुए प्रश्नों को हल करते ही हैं। जब कोई बच्चा जैसे कोई प्रश्न आ गया, नहीं हल कर पा रहा है, सही उत्तर नहीं पता है, तो हम लोग कई बार जो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं उसको एलिमिनेट करने लगते हैं कि भाई अच्छा, ये तो आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, तो बचा हुआ आंसर आ गया। तो इस प्रकार से अगर बच्चा इस प्रकार से एलिमिनेशन के ऊपर में जब काम करने की बात आती है, तो सरल प्रश्न वो होते हैं जो बहुत आसानी से, जिसके जो हमारे विकल्प हैं या जो 2 डिस्ट्रैक्टर हैं उनको हम एलिमिनेट कर दिए, बहुत आसानी से हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। एक छोटा सा तर्क लगाया और हमको लगा अच्छा, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, तो वो हमारे लिए आसान हो गया काम। और थोड़े से जो मध्यम प्रकार के जो या कठिन प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, उसमें डिस्ट्रैक्टर्स को एलिमिनेट करना उतना आसान नहीं होता है। जो बार बार अभी स्तुति ने भी कहा कि जो डिस्ट्रैक्टर्स का जो डिजाइन होना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि जब एलिमिनेशन की तरीके से भी अगर उसको हल करने की बात की जाए, तो उसमें भी तर्क लगाना पड़े कि ये एलिमिनेट करना है तो क्यों करना है, क्या हम इसको एलिमिनेट इस तरीके से कर रहे हैं तो सही तरीका, तो हमने सही तरीका अपनाया है कि नहीं अपनाया है एलिमिनेट कर। और जब हमारे डिस्ट्रैक्टर्स हमारी की या जो हमारा जो सही उत्तर के आसपास होंगे, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए भी हमको सही तर्क की अप्लाई करना होगा, सही अवधारणाओं की समझ की जरूरत होगी। तो ये जो पूरी जो प्रक्रिया है, जो 5 डायमेंशंस जो आप देख पा रहे हैं, एक विषय की समझ, पूर्व ज्ञान, संज्ञानात्मक मांग और विकल्प को जो एलिमिनेट करने का जो डायमेंशंस हैं, इन सही डायमेंशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को प्रश्नों का निर्माण करने की आवश्यकता है।
तो साथियों, मुझे लगता है थोड़ा सा अभी हम लोग ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न के ऊपर जितनी हमारी बातचीत हो रही है, इसमें आप लोगों को काफी मदद मिलनी चाहिए प्रश्नों के डिजाइन करने में। और मुझे लगता है कि जो प्रश्न आपने कल बनाए हैं, उन प्रश्नों को अगर आप थोड़ा सा और सोचेंगे, आज जो आप लोग से बातचीत हो रही है इसके इस पर्सपेक्टिव के साथ में अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि आप इन्हीं प्रश्नों में कुछ बदलाव करके इनको आप अंडरस्टैंडिंग लेवल के प्रश्नों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या उसके ऊपर स्तर पे भी जा सकते हैं। तो ये इस पे अगर आप लोग कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज आप लोग अपना 1-2 मिनट में जो बात है कहें, फिर हम लोग छोटी सी और चीज बची है उसको हम लोग आगे देखते हैं सर। कोई भी आप लोग अपना कुछ 1-2 मिनट में कुछ कहना चाहें तो प्लीज आप लोग, स्वागत है आपका। सुदर्शन जी, अगर आप कुछ कहना चाहें। नहीं सर, अब वो जो क्वेश्चन आप बनाएंगे तो थोड़ा सा इन पे और ध्यान रख के अब हम देखेंगे कि जी मैकेनिकल का आज आपने बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, जिसको मैं अंडरस्टैंडिंग समझ रहा था वो मैकेनिकल से रिलेटेड निकले, तो थोड़ा सा अब समझ अच्छी सी हुई है, तो ऐसे ही थोड़ा सा और कोशिश करेंगे अब। जी 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 हाँ, अनूप जी अगर आप कुछ कहना चाहें, या देवेंद्र जी कुछ, सुरेंद्र जी। जी सर, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि उन्हीं क्वेश्चंस को अपन कैसे कर पाएंगे। उन्हीं प्रश्नों को कर पाने का अर्थ मेरा ये है सर कि देखिए, कंसेप्ट तो आपकी वही है सर, जो अवधारणाएं हैं, जैसे आपकी अवधारणा मान लीजिए त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 अंश होता है ना सर। अब उसके ऊपर में जो प्रश्न बना सकते हैं हम लोग कि भाई एक त्रिभुज दे दिए, 2 कोण दे दिए, तीसरा कोण निकालो, तो ये तो सिंपल कैलकुलेशन का हो गया है सर। लेकिन अगर थोड़ा सा आप इसको सोचेंगे, कहीं कोई प्रैक्टिकल सिचुएशन से इसको जोड़ेंगे और बच्चे को अपना इस कंसेप्ट को उसके अप्लाई करने की बात करेंगे, तो वो जो प्रश्न होगा उसका जो स्तर है वो बदल जाएगा सर आपका। हाँ, ये जरूर है कि आपको इसके लिए मतलब अपने आप के साथ बैठ करके अपने आप से बातचीत करनी होगी। आपको अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न हैं उनके अंतर को समझते हुए प्रश्नों का निर्माण जो है वो करना होगा। कुछ प्रश्न कन्वर्ट हो सकते हैं, कुछ प्रश्न नए बनाने पड़ सकते हैं सर उसमें, है ना? तो जी आज जितेंद्र जी, आपकी आवाज ऐसे थोड़ी बहुत धुंधली सी सुनाई दे रही है। हाँ, मतलब कुछ माइक। हाँ, अब ठीक है। हमें एक चीज समझ में आई आज के जो हमने प्रशिक्षण लिया, लगा कि अब हम ये समझ पाए हैं कि हम अभी तक प्रश्न नकल करके बना लेते थे, अब हम अपने विवेक के अनुसार विकल्प सही चुनकर विकल्प क्या कर लेना है, ये एक अवधारणा हम लोग का क्लियर हुई। मुझे तो कम से कम ये होती है कि अब मैं जो प्रश्न बनाऊं तो उस पर अपना विवेक उसमें डाल सकूं। अभी तक मैं दूसरे के नकल के प्रश्न कहीं से मिल जाए, किसी बुक में बने रखे, उसको ही उठा के अपने उसमें कलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये आज के उससे मुझे डेवलप हो जाएगी आज से, मैं कोशिश कर पाऊंगा कि कुछ अच्छा। जितेंद्र जी, इसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगी, जैसे देवेंद्र जी बोल रहे थे आप लोग सब बच्चों से जुड़े हुए हैं, तो आपसे बेहतर ये प्रश्न कोई नहीं बना सकता, क्योंकि आप बच्चे की सोच को समझते हैं पूरी तरह। लाइक मैं रोज बच्चों से के साथ नहीं मिल रही हूँ ना, उनकी वो कॉन्सेप्ट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, क्लास में कैसे समझ रहे हैं, वो सब भी मुझे आपके जितना नहीं पता। तो वो वाली सोच को भी आप उसमें जोड़ेंगे तो मतलब आप तो मतलब आप जितने अच्छे प्रश्न बना पाएंगे। अभी तक होता ये था कि बुक का आंसर कहीं ना कहीं हम लोग खोज लेते थे, क्वेश्चन कहाँ है ये। अब हमें आगे हम अपनी जिज्ञासा से प्रश्न बना सके। बिल्कुल, है ना, ये एक अच्छी चीज मिली हमको कि हम भी अब अपने हिसाब से प्रश्न स्टैंडर्ड का डेवलप कर सकते हैं। अभी तक ये होता था बना मिल जाएगा यार, यहाँ से वाला क्वेश्चन उठा लिया। ठीक ठीक, चलिए सर, बढ़िया ही बना देते। अब हम अपने विवेक से अपनी मेरा बच्चा किधर डूब रहा है, या मुझे नई टेक्निक कौन सी यूज करूँ ये परेशानी के लिए,
इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। यदि मैं विकल्प 4 ढूंढूं तो वो रख लूं कि यार ये वाला विकल्प इस विधि से हल कराया जा सकता था इसको, उसके साथ दूसरा ये टेक्निक भी यूज कर सकते हैं। ये अब थोड़ा सा हम कर पाएंगे इसमें, हम तो शायद कर पाएंगे, कर रहे हैं, हम आप बिल्कुल। लोग कोशिश नहीं। करेंगे। बढ़िया, चलिए ठीक है। तो स्तुति, अगला स्लाइड हम लोग देखें क्या, जिसमें कुछ उदाहरण हम लोगों ने लिए हैं इन प्रश्नों के। हाँ, एक सेकंड। आ गई ना स्लाइड वो वाली? हाँ, उदाहरण दिख रहा है सबको? स्लाइड दिखाई दे रही है। हाँ, उसमें पहले नंबर पे जो पहला जो उदाहरण है सर, जिसमें ब्रैकेट के अंदर में एक जो ब्लैंक दिया हुआ है और उसके नीचे दिया गया है निम्न में से कौन सा व्यंजक ऊपर दी गई सर्व समीका को सही बनाएगा, है ना सर? यही प्रश्न है सर। हाँ। तो ये जो प्रश्न है, अभी जो हम लोगों ने ऊपर में बातचीत की है, आपको क्या लग रहा है ये कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए, सरल, मध्यम या कठिन? सरल सर। हाँ? सरल में बिल्कुल सर, ये सरल में आना चाहिए सरल। सर, क्योंकि बिल्कुल सर, हाँ सरल में आना चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा जो a+b का होल स्क्वायर है इस कंसेप्ट पर आधारित है, सर्व समीका पर ये आधारित है सर, है ना? देखिए सर, मैं यहाँ एक चीज छोटी सी आप लोगों के सामने ये कहना चाहूंगा कि अभी जो हम लोग कल से जो हम लोग ये जो वर्गीकरण की बात कर रहे हैं सर, हम लोगों ने एक वर्गीकरण देखा शैक्षिक उद्देश्यों का, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम पर। फिर हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के आधार पर हमने प्रश्नों का वर्गीकरण देखा, किसके कैसे, मैकेनिकल, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, ये हमने देखा। अब हम लोग यहाँ पर फिर से हम लोग जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, अब यहां पर हम लोग उनके जो वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, सरल, मध्यम या कठिन की बात कर रहे हैं। तो ये जो इतने सारे जो वर्गीकरण हो रहे हैं, उनसे हमको कंफ्यूज नहीं होना है सर, बिल्कुल भी। आप देखिए, ये जहां पर जब हम लोग बात कर रहे हैं अपने सरल स्तर की, जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो आप यहां देख रहे हैं कि अगर इस सरल वाले जो स्तर के प्रश्न को आपको अगर मैकेनिकल, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन में डालना पड़े, तो आप किस में डालेंगे इसको? सुरेंद्र जी का माइक, सुरेंद्र जी का माइक, जी। तो अभी जो सरल प्रश्न जिसको आप कह रहे हैं सर, उसको अगर मान लीजिए हमको कैटेगराइज करना है अपने उसमें, अंडरस्टैंडिंग या मैकेनिकल या एप्लीकेशन, तो ये किस में डालेंगे सर आप इसको? सरल है तो मैकेनिकल में जाएगा। मैकेनिकल में आएगा सर ये चीज, है ना? ये चीज मैकेनिकल प्रकार का प्रश्न है ये, बिल्कुल ठीक है सर। तो अभी ये सारी चीजों को सर हमको एक साथ समाहित करना है सर। ये सारी चीजें जो हैं ये इंटीग्रेटेड वे में चलेंगी सर आगे। ये कोई हमको इनको बहुत अलग अलग रूप में ना देखते हुए एक बृहद रूप में, बड़े रूप में हमको देखना होगा कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिकल, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, सरल, मध्यम, कठिन, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और सबसे ऊपर में जो है हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। तो ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं सर। इनको कोई हम बहुत बहुत ज्यादा इनका ऐसा कोई जब कहना चाहिए वर्गीकरण जो है बहुत अलग अलग रूप में देखेंगे तो हमको कंफ्यूजन होने लगेगा। ये सब हमको मिले जुले रूप में देखना है, ठीक है सर? ओके, अब दूसरा जो प्रश्न है सर, पैर दबाओ आगे उठ, चलो। दूसरा जो प्रश्न है, निम्न में से अभी तारा पहले तो पैर दीजिए, उस किताब को वहां रख दो, उठा के दोनों पेन और किताब सब रख दो।
दूसरा जो प्रश्न है सर, निम्न में से कौन सी दशमलव संख्या दी गई दो दशमलव संख्याओं के बीच स्थित है? उत्तर जो भी हो सर, आपको क्या लगता है ये कठिन है, सरल है या मध्यम स्तर का है ये? ये भी सर वो नंबर लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जी सर, वो उसका जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित है। जी। तो इसको सर सरल या मध्यम किस कैटेगरी में रखना चाहिए? हेलो। हाँ संजय जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, यही सरल या मध्यम, क्या इसको रखा जाए? संजय जी, या तो सब कुछ सोच रहे हैं या फिर सबको बहुत जोर भूख लग इसे रही है। इसे मध्यम में रखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। ये जो प्रश्न है वो एकदम, अगर ये प्रश्न पूछा जाता कि इनमें से कौन सी संख्या 51 और 70 के बीच में है, ऐसा अगर कोई प्रश्न होता और बीच में वहां पर 4 ऑप्शन दे दिए जाते तो वो तो सीधा सीधा प्रश्न हो जाता सर। पर चूंकि यहाँ पर जो है दशमलव के बाद 4 अंक दिए गए हैं, तो बच्चे को, आपने देखा होगा क्लास 9th में जो एक दशमलव संख्याओं का निरूपण जो है संख्या रेखा पर कैसे किया जाता है, उसके ऊपर में एक चैप्टर दिया गया है, उसके ऊपर एक अवधारणा जो है, तो ये उससे संबंधित है। तो मुझे लगता है ये डायरेक्ट प्रश्न जो है उसका एप्लीकेशन है, बच्चे के जो कंसेप्ट है नंबर लाइन के ऊपर संख्याओं के निरूपण का, ये एक एप्लीकेशन है जो कि सीधी सीधी कोई प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्याओं को संबंधित ना होकर के ये दशमलव के ऊपर उसका एप्लीकेशन है। तो ये जो है ये मध्यम स्तर के जो है प्रश्न में आना चाहिए सर। ठीक है सर, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं सर। अगला प्रश्न है 3 और 4 वाला उदाहरण दिख रहा है? आता है स्क्रीन पे, पहला और दूसरा ही है। अच्छा, एक सेकंड। वो 1 मील और 1 किलोमीटर का आ गया, दिखाई दे रहा है। 1 मील वाला आ गया। एक साथ दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना सर? हाँ, वो 1 1 मील मील और और 1 हाँ, किलोमीटर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको देखें सर, आप लोग इसको थोड़ा सा देखिए। 1 मील और 1 किलोमीटर, एक मील और 1 किलोमीटर का अनुपात 8:5 है। निम्न में से कौन सी चाल सबसे अधिक है? ये किस प्रकार का प्रश्न है सर? हमारे विचार से ये प्रश्न थोड़ा कठिन है। सर आपकी आवाज फिर से वो थोड़ी धुंधली हो रही है। चैट में लिख दीजिए सर, अगर नहीं आ पा रही है अगर आवाज, चैट में भी लिख सकते हैं। बताएं सर। अनूप जी, जितेंद्र जी, सुरेंद्र जी।
सर ये मध्यम स्तर का कहलाएगा तीसरा। मध्यम, ओके। मतलब आपके हिसाब से ये सरल तो नहीं है, ये प्रश्न सरल नहीं है बच्चों के लिए, सरल नहीं है सर। मेरे ख्याल से तो ये कठिन आएगा, मध्यम भी नहीं, कठिन आएगा सर। अच्छा, ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं कठिन हो के लिए? सकता है मैं उसको जैसे ही रीड किया, मैं तुरंत जो है ना, हाउ टू प्रोसीड फर्दर टू गेट द आंसर, आई एम नॉट गेटिंग कनेक्टेड। तो हो सकता है इस वजह से मुझे फील हो रहा है ऐसा कि मैं खुद उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे उसका प्रॉपर आंसर निकाला जाए। ओके ओके। और सुदर्शन जी, आपका क्या मत है सर इसके लिए? हाँ सर, मेरा भी यही मत है कि जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन बेस पे है, क्योंकि इसको अपन जो चीज दी है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा जो उस स्तर से जो ऊपर है। जी जी, तो आपका अनुसार ये कठिन प्रश्न है, कठिन प्रश्न है सर मेरे हिसाब से। ठीक है सर। एक वजह और है उसकी सर, हम लोग क्या होता है अभी तक जी, जो डिस्टेंस होती वो मील में बहुत कम, मतलब कहीं मुझे याद नहीं आ रहा है कि अभी तक हम लोगों ने कभी इवन 12th क्लास तक के मैथमेटिक्स में भी मील को कन्वर्ट करना देखा हो कहीं पर। ओहो जी सर, तो जी इसका सर, यूज हाँ, कम हुआ है, मतलब मैं पर्सनली हाँ, बोल रहा हूँ, हाँ, मैंने एज ए टीचर अभी तक इसका यूज नहीं किया होगा शायद, कि मील को अपन डिस्टेंस में कन्वर्ट करें, ये भी एक वजह हो सकती है। ओके ओके, ठीक है सर। मतलब यहाँ पर मील की जो बात हो रही है, यही है कि 1 मील और 1 किलोमीटर, 1 मील बटे 1 किलोमीटर बराबर 8/5 है। तो बच्चे को यहाँ पर एक ये करना होगा कि सारे के सारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत है, तभी वो कंपेयर कर पाएगा सर उसको। जी, जैसे जैसे कि पहला जो दिया है मील प्रति मिनट है, दूसरा किलोमीटर प्रति मिनट है, फिर मील प्रति घंटा है और किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब उसको पहले अगर वो मील को किलोमीटर में कन्वर्ट करता है तो पहले और तीसरे को तो कन्वर्ट करना ही करना होगा किलोमीटर में, साथ में तीसरे में उसको घंटे को भी कन्वर्ट करना है मिनट में, और चौथे को भी वो जो है किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो ये उसको यहाँ पर कंपेयर करने के लिए ये सारे कन्वर्जन्स की जरूरत पड़ेगी, और उसको ये अनुपात जो है उस अनुपात को यूज करते हुए 1 मील को या तो वो कन्वर्ट करेगा किलोमीटर में, या किलोमीटर को मील में, जो भी उसको कन्वीनियंट लगेगा सर उसमें करेगा। तो नो डाउट ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट ये नहीं पूछा गया है कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मील होते हैं या 1 मील बराबर कितने किलोमीटर होते हैं। ये इसका एप्लीकेशन है ये, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कठिन की कैटेगरी में आना चाहिए इसको, बच्चों के संदर्भ से अगर हम लोग देखें इसको। ठीक है सर, चलिए एक ये प्रश्न है, इसको एक बार जल्दी से आप लोग देख लें, टाइम भी हम लोगों के पास में कुछ धीरे धीरे निकल रहा है। एक इंपॉर्टेंट स्लाइड आपको फिर कल के लिए दिखानी है। एक व्यक्ति एक कुआं खोद रहा है, 4 दिनों के अंत में कुआं 10 मीटर गहरा हो जाता है। यदि उसके द्वारा प्रतिदिन समान मीटर कुआं खोदा जाता है तो कितने दिनों के अंत में कुआं 60 मीटर गहरा होगा? ये तो सर सरल में आ जाएगा। आसान सरल सर, आसान है ना सर? तो मुझे लगता है कि ये है नो डाउट बच्चे की एक, देखिए यहाँ संदर्भ देखिए आप, जैसे इसके पहले मील की जो आपने बात की ना सर, ये बड़ा अच्छा उसमें बात निकल के आई कि बच्चे के संदर्भ में मील नहीं है जी, किलोमीटर बच्चे के संदर्भ में है, मीटर बच्चे के संदर्भ में जुड़ा हुआ है, लेकिन मील जो है वो संदर्भ में नहीं है, तो बच्चे के लिए ये कठिन है। लेकिन जो दूसरा जो प्रश्न चौथे नंबर पे यहाँ दिख रहा है, ये बच्चा जो है वो कुआं, हो सकता है कुआं खोदते हुए ना देखता हो किसी कभी उसने, लेकिन गड्ढा खोदते हुए तो वो देखता ही होगा आसपास में कहीं पर किसी को। तो यहाँ पर 4 दिनों के अंत में 4 मीटर गहरा हो जाता है, तो 60 मीटर गहरा खोदने के लिए उस कितना समय लगेगा, ये जो है वो बच्चा सीधा सीधा सिंपल अपने कैलकुलेशन से वो निकाल सकता है।
और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एक सरल कैटेगरी का ही प्रश्न है ये। ठीक है सर, है ना। अगली स्लाइड देख लेते हैं हम लोग। वो आखिरी प्रश्न है, उसके ऊपर में एक ही प्रश्न है वो। सर आज का ये जो प्रेजेंटेशन ये हमें मिल जाएगा ना सर ग्रुप में सर? दे देंगे सर, वो तो कल का भी जैसे हुआ था शेयर, आज भी शेयर हो जी जाएगा जी सर। जी हाँ जी थैंक हाँ, मिल तो जाएगा सर। हाँ, अगला प्रश्न देख पा रहे हैं सर? दिख रहा है पांचवें सर? नंबर, जी सर, जी सर, दिखाई दे रहा है। तीन पांचवें नंबर, संख्याएं x, y और z। हाँ प्रश्न है, तीन संख्याएं x, y और z का जितेंद्र जी, उभयनिष्ठ आपका वो गुणनखंड। धुंधला आ रहा है वापस। एक त्रिभुज बना है जो कि तीन संख्याओं x, y, z का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। नीचे x, y, z के अभाज्य गुणनखंडन दिए गए हैं, जो आप देख पा रहे हैं। x बराबर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ट्रायंगल, y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ट्रायंगल, और z इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू डेल्टा ट्रायंगल। तो निम्न में से कौन सा विकल्प x प्लस वाई प्लस जेड का एक गुणनखंड है? ये एक प्रश्न है सरल जिसको प्रश्न आप, ही है सर। सरल है सर सर? मध्यम मान लिया जाए सर इसको। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया। आप लोग बढ़िया इस चीज को पकड़ रहे हैं सर, बहुत अच्छा आप लोगों का आप ये पकड़ ले रहे हैं। सर सरल, मुझे लगता है सरल की कैटेगरी में तो ये नहीं आएगा सर ये, और बहुत कठिन भी नहीं है। अगर बच्चा गुणनखंड या मध्यम गुणनखंडन आएगा जो सर। है वो, हाँ, तो इसका उत्तर क्या होगा सर? 5 ही होगा सर। 6 होगा जी सर। सर, जी सर, नहीं एक 6 सॉरी 6 होगा। 6 बिल्कुल सही है सर। 6 इसका उत्तर, सही उत्तर है। क्योंकि अगर x प्लस वाई प्लस जेड आप देखेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू जो डेल्टा है, ट्रायंगल है, वो बाहर आ जाएगा, कॉमन है। तो 6 जो है इसका एक गुणनखंड है। बिल्कुल सही है सर। तो ये जो उदाहरण हम लोगों ने देखे सर आज, इस प्रकार के जो प्रश्नों के, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा अपने स्तर पे जब आप प्रश्न बनाएंगे तो ये आप लोगों को मदद करेंगे। अब आखिरी स्लाइड में आपको दिखा रहा हूं स्तुति, जो अगली की अगली स्लाइड पे हम लोग चले जाएं। अगली स्लाइड जो है वो उसके लाभ हानि है वो अपन कर चुके हैं। इसके बाद वाला अब ये गतिविधि दिए गए गतिविधि, हाँ बिल्कुल, गतिविधि बाकी आप लोगों को सब लोग देख पा रहे हैं सर, जी सर। है ना? अभी तो अब सर वो पुराना ये ही है, वो फैक्टर वाली बिल्कुल स्लाइड सर, है। ये स्लाइड वही है सर जो कल मैंने आपको दिया था, लेकिन यहाँ पर अब प्रश्नों का जो स्वरूप है वो बदल रहा है सर। सर अभी कल प्रश्न हम वही है गुणनखंड वाला, ट्रायंगल वाला आया 5th नंबर का। गतिविधि वाली स्लाइड नहीं देख पा रहे हैं सर आप? नहीं नहीं अभी नहीं आई सर। ओके ओके, एक बार थोड़ा देख लें स्तुति को। अब आ गई है, आ ओके, गई है। जी सर, जी सर, हाँ। तो ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क है सर। वो होमवर्क ये है कि आपको ये वही 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कल हम लोगों ने बात किए थे, जिसके ऊपर में आप लोगों ने बढ़िया ये जो प्रश्न बनाए थे, जिसके ऊपर आज सुबह हम लोगों ने डिस्कशन किया। अब आपको उन्हीं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर में आपको शॉर्ट फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस बनाने हैं सर। शॉर्ट फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। अब ये जो फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस जो हैं, हम लोगों ने देखा था क्या होते हैं। ये हम लोगों ने स्लाइड नंबर स्तुति 36 अगर हम लोग दिखा पाए एक बार इनको। मुझे ये प्रतिक्रियाओं के प्रकार के हाँ, आधार पर बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो दूसरे नंबर पे नीचे जो दिया गया है फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, रिक्त स्थान भरें, बहुत छोटे उत्तर वाले प्रश्न, एक उत्तर वाले प्रश्न, या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इस प्रकार के जो फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, ये जो प्रकार दिए गए हैं,
इस प्रकार के जो प्रश्न हैं सर, आपको उन 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के आधार पर अभी आपको बनाने हैं सर, अब मतलब आगे के अगले दिन की तैयारी करने के लिए। हम लोग चाहें तो फिर से उस स्लाइड को दिखा सकते हैं वापस। ये वही तीनों लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो जिसके आधार पर आप बहुविकल्पीय प्रश्न बना चुके हैं। अब आपको इन्हीं पर लघु उत्तरीय प्रश्न बनाने हैं सर, फ्री रिस्पांस क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। और सर ये अंडरस्टैंडिंग और उसका लेवल जो है मतलब एप्लीकेशन तक जाना है या मैकेनिकल और अंडरस्टैंडिंग ही लेना है? नहीं सर, ये तो बिल्कुल अब ये आप लोगों के ऊपर है सारी चीजें जी। देखिए, अभी जो प्रश्न कल जो आप लोगों ने बनाए, उस समय आप लोग बनाते समय शायद ये नहीं सोचे थे कि ये अंडरस्टैंडिंग की बनाना है या हम लोगों को मैकेनिकल बनाना है। आपने उस प्रश्नों को बनाया सर। जी। अब एनालिसिस जब अपन ने किया तो अपने को ये लगा कि हाँ, अरे ये तो जो है मैकेनिकल स्तर का प्रश्न बना है। अब चूंकि आप लोगों को ये सारी चीजें अब और अधिक क्लियर हो गई हैं, तो अब जब आप प्रश्न बनाएं, फ्री रिस्पांस क्वेश्चन जब बनाएं, तो आप बिल्कुल फ्री हैं। आप चाहें तो मैकेनिकल स्तर का बनाएं, आप चाहें तो आपके अंडरस्टैंडिंग का बना लें, आप एप्लीकेशन लेवल का बनाएं। दूसरे और तीसरे स्तर के जितने प्रश्न आप बना पाएंगे सोच के, उतना मुझे लगता है आप लोगों की जो कॉम्पिटेंसी है वो बढ़ती जाएगी प्रश्नों के निर्माण में। बहुत अच्छा होते जाएगा आप लोगों के लिए अगर आप उस स्तर के जो है प्रश्न बनाते हैं तो। जी सर। तो सर हमें कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए जाएं तो थोड़े से मदद मिलेगी। ये फ्री रिस्पांस के सर? फ्री रिस्पांस के, और ये मतलब जो मैकेनिकल के बाद वाले जो लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उसके कुछ जी। अपन कैसे उनको कैसे फार्म किस तरह, मतलब कैसे उनको बनाना है। ठीक है सर, वो आपको उसको कुछ हम लोग आइडिया लगेगा अपन को, तो मतलब अपन उस विषय में सोच पाएंगे कि ठीक है सर। तो वैसे ये जो फ्री रिस्पांस क्वेश्चन है सर, इसके ऊपर तो हम लोग आगे बात करेंगे। तो फ्री रिस्पांस क्वेश्चन के लिए तो सर आप उसके ऊपर काम करें सर। जो 3 आपके सामने में जो 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनके लिए फ्री रिस्पांस क्वेश्चन बनाने के लिए इस पे तो आप काम करिए, चाहे वो किसी भी स्तर के बनते हो। अभी आप उसको बनाइए, इसके ऊपर हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। हाँ, आप जो एमसीक्यूज की जो बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ में एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा। आप उसमें जो प्रश्न हैं, कुछ 6-7 प्रश्न हैं, वो प्रश्नों को आप देखिएगा और उन प्रश्नों को देख करके आप लोग ये देखिएगा कि ये जो है वो आपके अंडरस्टैंडिंग या एप्लीकेशन लेवल में से किसके अंदर आते हैं, वो आप देखिएगा और उसके अनुसार जो है आप आगे के जो प्रश्नों के निर्माण में वो आपको मदद करेगा सर। वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, आज ही करूंगा सर उस चीज को।